मसलन 8 परिचय लोग मनुष्य के चरित्र का ऐसा दोष है जिसके जागृत होने पर अपने को भला और श्रेष्ठ समझने वाला व्यक्ति भी नैतिकता से फिसलकर कोई भी अनुचित कार्य करने को तैयार हो जाता है। मानव प्रवृत्ति के इससे कमजोर पक्ष यहाँ दर्शाता है। उसे पहली नजर देखते ही मेरे मन में उसके प्रति जुगुप्सा पैदा हुई। बिल्कुल गिरजिजा सा ढुलमुल आदमी था बस में और कोई सीट खाली नहीं थी, इसलिए मुझे उसी के पास बैठना पड़ा। सीट का गोल फटा देखकर और भी तकलीफ हुई। सीट के भीतर फोम के टूटे टुकड़े झांक रहे थे। वह सीट की दुर्गति से बेखबर होकर अमरूद खा रहा था। अमरूद से निबटकर उसने अपनी उंगलियां चाटी और जेब से एक नचुड़ा हुआ टुकड़ा निकालकर बल से लिथड़ी हुई हथेलियां साधने लगा। ये सभी हरकतें मुझे नागवार लग रही थी, मगर करता क्या, सीट पर तो उसी से लगकर बैठना पड़ा। हथेलियां पहुंचकर उसने अपने पांव सीट पर रख लिए और घुटनों को बाहों की गिरफ्त में लगकर सोने की तैयारी करने लगा। मुंह घुटने में होने के कारण उसका सिर पीछे से थोड़ा ऊपर गया और लंबी चूड़ी दिखाई देने लगी। मैं मन ही मन उसके घटकों को तकदीर को भी बुरा भला कह रहा था। हे भगवान, बैठने को मिला। बीच में कहीं बस थी और भीड़ का रेला पसीने का भभका। मैं उससे भरकस बचने की कोशिश कर रहा। सीटों के बीच वाले गलियारे में सवार करने से उसे तकलीफ सड़क बैठना पड़ा। भीड़ की धक्का मुक्की में 2 सरदार अपनी पत्नियों के साथ सीट के पास आकर खड़े हो गए। वे बेचारे दोनों काफी बदहवास थे। अपनी बच्चों के साथ शनिवार की शाम दिल्ली में बिताने के लिए निकले थे, पर भीड़ गर्मी धक्कम-तेल से परेशान थी। तभी मेरे मन में उठने की बात आई, क्योंकि मेरी सीट छोड़ देने से एक औरत को तो थोड़ी जगह मिल सकती थी। मैं उठूंगी इससे पहले ही मेरे पाँव के पास आकर कुछ गिरा। मैंने गर्दन को थोड़ा घुमाकर देखा। वह एक खूबसूरत पर्स था। मुझे अपनी सांस रुकती सी मालूम हुई। निश्चय ही वह उन सरदारों में से किसी एक का था। वे बेचारे धक्कों से इधर उधर हो रहे थे और शायद इसी कशमकश में कटुआ किसी की जेब से फिसल पड़ा। चलो जी, होगा किसी का, वाला भाव मन में जागा कि जूता के चलते दिल में विचित्र सी डोल भी होने लगी। मेरे पास बैठे उस मकड़नुमा शख्स ने इसी क्षण अंगड़ाई ली और दोनों पाँव सीट से उठाकर मेरे जूते वाले पैर से सटा लिए। मैंने जूते के तले से पर्स को पूरी तरह छिपा लिया और जी जान से कोशिश करने लगा कि जैसे भी हो पर्स को आंख बचाकर उठा लूं और कहीं सुरक्षित जगह रख लूं। मेरे भीतर एक अजीब सा अंधड़ चल रहा पड़ा। थोड़ी देर बाद बस फिर रुकी और अगली तरफ कुछ सीटें खाली हो गई। दोनों सरदारों और उनकी पत्नियां बच्चों को खाली सीटें मिल गई। अब बस में कुछ भीड़ कम हुई। मेरे मन में उलझन होने लगी। मैं तो दिल से यही चाहता था कि बस में बेपनाह भीड़ बढ़ती चली जाए तो किसी को अपनी जेब टटोलकर पर्स खो जाने का गुमान ही न हो। कुछ देर के लिए मैं बस की स्थिति से बेखबर हो गया और अपनी संपूर्ण चेतना से पर्स साफ करने की उधेड़-बुन में लग गया। मैंने इधर-उधर ताकर झांकी की और अपने हाथ ली हुई किताब नीचे गिरा दी। मेरे साथ वाले आदमी ने झुककर उसे उठाना चाहा। मैंने उसे अवसर नहीं दिया तो किताब के नीचे छिपाते हुए उसे ऊपर उठा लिया। नहीं, मैं यह सब सफल गया और साथ ही व्यस्त होकर पसीने में नहा गया। मैंने तय किया कि अगले बस स्टॉप पर उतरकर मुझे दूसरी बस पकड़नी है कि ऐसा न हो यहाँ बैठे रहने से रंगे हाथों पकड़ लिया जाऊं। हालांकि बस पिछले स्टॉप से कुछ एक मिनट पहले ही रवाना ही हुई थी, मगर मुझे यूँ लग रहा था कि घंटों से चली रही है। मैं चाहता तो कंडक्टर से कहकर वहीं तत्काल उतर सकता था, पर मैं भीतर से त्रस्त और हतप्रयास हो चुका था कि मुझ में इतनी सी भी इच्छा बाकी नहीं थी कि फुर्ती से कोई निर्णय ले डालूं। पर से मेरी चेतना इस कदर जुड़ चुकी थी कि वह मुझसे एकाएक छोड़ते नहीं बन रहा था। बस एक ही ख्याल था कि किस तरह खिड़की के नज़दीक पहुंच जाऊं, जो बटुए से रुपये निकाल कर
मेरे पर्स खिड़की के, लेकिन खिड़की से लगे बैठे उस मरगिल्ले भूत को उठाने का कोई ठीक सा बहाना भी मेरे उड़ते दिमाग में नहीं आ पा रहा था। मैं पर्स को जेब में रखने का जोखिम उठाने ही जा रहा, वाले ने मेरी किताबें देखने के लिए हाथ बढ़ा दिया। सत्यानाश, मैं बुरी तरह से हिल गया। यद्यपि उसे पता थी और पर मुझे पर्स छुपाने की कोशिश करते देख सकती थी, तो मूड में देर नहीं थी। मेरे और उसके बीच किताब के लिए हल्की सी छीना झपटी हुई और मैं उसने पॉवर्टी टू काम नामक उस पुस्तक को उलट पलट कर देखी और अपने लिए फिजूल सी चीज समझ मिनट में ही वापस लौटा दी। इसी समय बस में अगली सीट से हंगामा शुरू हुआ और इब्तदार ने सीट से इधर उधर उछलकर शोर मचाना शुरू कर दिया। वह अपनी हिप पॉकेट और दूसरी जेबों में जल्दी जल्दी उतावली से हाथ डाल रहा था। जरा देर में ही परेशान हाल उस शख्स ने सीटों के नीचे झुक झुक कर कुछ तलाशना शुरू कर दिया। जल्दी से कंडक्टर लपक कर उसके पास पहुंच गया। दूसरा सरदार भी आंसू में सम्मिलित होते हुए बोला, राजी बटवा आराम नाल ढूंढा। जिस सरदार का पर्स गुम हुआ था, उसकी पत्नी भी सीट छोड़कर खड़ी हो गई और सीट के नीचे झुक झुक कर पढ़ने लगी। मैंने खतरे को सिर पर अपनी सीट के फटे हिस्से में छिपा दिया। यूं तो पर्स पूरी तरह छिप गया, पर मेरे पास बैठे आदमी ने बदहवासी भाप ली। मैं घबराहट में पसीने में नहा उठा। मुझे अपनी सांस ठहरी हुई जान पड़ी और आंखों में मेरा अपना पूरा वजूद बहुत बद्धी स्थिति में मूर्त हो उठा। अभी मैं पकड़ा जाऊंगा, यह तिलबिल्ला सा आदमी अगले क्षण ही सारी पोल खोल देगा। थाने के सामने बस जरूर ठहरेगी, मुझे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। मारपीट तुक्का फजीहत तो होगी ही, नौकरी अलग से गई समझो। अपनी बच्चे सिर पीट कर रह जाएंगे। मेरे साथी और सगे लोग यह हरकत सुनेंगे तो उनके मुंह दुख और खुले के खुले रह जाएंगे। तभी मेरी आंखों के आगे कुछ महीनों पहले गुजरी एक ऐसी ही बेहुदा स्थिति आ। एक मेरे जैसे ही सफ़ेदपोश सज्जन बाजार से आलू खरीद रहे थे। उन्होंने हुए दुकानदार की नज़र बचाकर एक आलू के झोले में डाल लिया। साली कुंजड़न ने यह देख ली और आलू वाले से उस दुकानदार ने बाबू साहब देखी और लापरवाही से बोला, चल छोड़, डाल लिया तो डाल लिया। मगर वह कुंजड़न नहीं मानी। उसने बाबूजी के हाथ से थैला उलट दिया और बुरी तरह ने लगी। या तो घोल कर पी रखी, गरीबन को लोहू पीते भी लाज नहीं आती। तो जडिन की हाय तौबा से तमाशबीनों की भीड़ लग गई। उन साहब की इतनी किरकिरी हुई कि क्या कहूँ। उस वक्त मेरा अपना सिर क्या शर्म से झुक नहीं गया था। मैं उस साहब के चेहरे पर नज़र डालने के ताब नहीं ला सकता था। जब भी मुझे वह घटना की याद आती थी, मैं अजीब से हया हो जाता। मैं जाने जाने ही इतनी दुर्गति में फंस गया था कि अपने निस्तार की कोई सूरत की नज़र नहीं आती थी। अब सारी बस में पर्स को लेकर व्यस्त नहीं पड़े। कोई कहता था, एक एक आदमी की तलाश की जाए, एक दो आदमी आगे की तरफ से, एक दो आदमी पीछे की तरफ से, सबकी जामा तलाशी लें। एक और कह रहा था, जिसने पर्स चुराया होगा वह अब तक बस में काहे को बैठा होगा। उनकी मंशा सुनकर मैं ऊपर से नीचे तक सिहर उठा। मेरे पास बैठा वह मरगिल बहुत ध्यान से मुझे लक्ष्य कर रहा था। शुरू में तो वह मुझे बहुत सपाट चेहरे वाला लगा, मगर अब उसकी आंखों में व्यंग्य और हिकारत साफ उभर कर आ गई थी। उसने मुंह पर हथेली रखकर जम्हाई ली और थोड़ा फैलकर बैठ गया। ये पसलियाँ मेरी पीठ में गड़ने लगी, लेकिन मैं उससे एक शब्द भी नहीं कह सका। पर अब बार बार मन हो रहा था कि उसके पाँव पकड़ लूं और आंखों ही आंखों में भंडाफोड़ से बचने की याचना करूं। विचित्र परिस्थिति थी। उज्जड़ से ठल्ला भुक्कड़ दिखाई देने वाला आदमी उस क्षण अपना उद्धालक लग रहा था। उसकी पीली पीली
रोगीली आँखों को देखकर मैं इतना भयाक्रांत गया कि बेहोशी सी आने लगी। मुझे सारी बातें उड़ते-उड़ते सुनाई पड़ रही थी, पर उसको माध्यम बनाकर आज भी मानवीय विकृतियों का रोना रोया जा रहा था। एक कोई पूछ रहे थे, सरदार जी पर्स में कितने रुपए थे? पर्स में कुछ ज़रूरी कागज़ भी थे, फौज में होने की वजह से कुछ पहचान पत्र भी थे। उसे की उतनी परवाह नहीं थी जितनी कागज़ात के गुम हो जाने की थी। बस शायद पुलिस चौकी के नज़दीक ही थी कि मेरे साथ वाला आदमी एकदम से उठकर खड़ा हो गया। उस वक़्त मुझे होश नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ। फिर मैं वह घूमे आई कि बस में बैठी सवारियाँ टूटते खिलौने से गदर-मुरर नज़र आई। बस के भीतर बेपनाह शोर, मात्र धूं-धूं ध्वनि सा। कुछ देर बाद सहसा में चेतना लौटी तो मैंने पाया कि मेरे साथ वाला तकरीर के अंदाज में अटक-अटक कर कुछ कह रहा था। सरदार जी, आपको बटुआ खोने की रिपोर्ट ज़रूर करानी चाहिए। जहाँ से बस में चढ़े थे वहाँ को थानों अबाबाद लगता है। आप बस से उतर के वहीं और रिपोर्ट लिखवाओ। यहाँ तो थाना अबाबाद दादरा के लगेगी कि यहाँ सुनवाई न्याय होएगी। बाल बच्चा के संग हो पुलिस वाले 2-400 और ठग ले जाएंगे। होएगा हवाई होगा कुछ भी ना हो। मैं सच्ची कहूँ, बस में बैठी सवारियों ने जोरदार तारीफ की। वह उस आदमी के तरफ या फिर बस में बैठी सवारियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने की जल्दी थी। सरदार लोग भी उसकी दलील से प्रभावित होकर सीटों से उठकर खड़े हो गए और उतरने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। बस से उतरते-उतरते हुए वह जिसका गुम हुआ था हाथ जोड़कर बोला, भाइयों, बस इतनी मेहरबानी करना कि पर्स में रखे कागजात मेरे पते पर ज़रूर वापस लौटा देना। रुपये बेशक रख लेना, हमारे आइडेंटिटी कार्ड पर पता लिखा है। मेरी उस भाई से अरदास है, मेरे बड़े नुकसान की परवाह ज़रूर करना। उस दुखी सरदार की इतनी भावना और इतनी कातरता पर मेरा मन सहसा द्रवित हो उठा, लेकिन मैं अपनी फजीहत से डरकर चुप रह गया। हाथ जोड़ते हुए वह शख्स बस से नीचे उतर गया। उसकी गमगीन बीवी ने एक बार उदासी भरी नज़र सवारियों पर डाली और वह भी बस से उतर गई। मैं भीतर ही भीतर कटकर रह गया। बस चली तो अपनी बेशर्मी के बावजूद मैंने महसूस किया कि मेरे जी में चुभा हुआ कांटा निकल चुका था। मुझे यह सोचकर बड़ी राहत मिली कि मेरे हमसफ़र ने अपनी दलील से मुझे एक हादसे का शिकार होते-होते बचा लिया। साथ ही मैं इस उधेड़-बुन में पड़ गया, आखिर उसने ऐसा क्यों किया? मैं अजीब-सी उलझन में फँस गया। अंतिम निष्कर्ष के रूप में यह बात मेरे ज़हन में उतरी कि हो ना हो, मेरे द्वारा अड़ते बटुए की रकम में यह दुष्ट अपना हिस्सा चाहता होगा। मुझे बचाने की मुर्वत का तो कोई सवाल ही नहीं था। मुझे पहले से तो जानता नहीं था, किसी अनजान शख्स को कोई इस डब पर क्यों बचाना चाहेगा। मुझे बस स्टैंड से पहले एक मोड़ पर उतरना था, लेकिन मैंने अपना विचार बदल लिया। कहीं ऐसा न हो मैं स्टैंड से पहले उतरने के लिए खड़ा हूँ, ये शख्स बटुआ चोर कर शोर मचाने लगा। बस स्टैंड पर ही उतरना मुनासिब समझकर मैं चुपचाप बैठा रहा। बस स्टैंड परिसर में दाखिल होते ही सवारियों में से उतरने की समझ गई। ड्राइवर बस को मुनासिब जगह खड़ा करने की गरज से बस को बैक कर रहा था और सवारियां थी कि धड़ाधड़ उतरती चली जा रही थी। जब बस की सारी सवारियां उतर गई और ड्राइवर भी अपनी खिड़की से बाहर निकल गया तो मैंने सीट के खोल से पर्स निकाला और उसे किताब की आड़ में छिपाते हुए बस से बाहर आ। वह शख्स भी मेरे पीछे लग गया। मेरे लिए यह कोई अप्रत्याशित स्थिति नहीं थी। ज़ाहिर-सी बात थी कि उसे अपना हिस्सा लेना ही था। मानसिक रूप से मैं भी के लिए तैयार था। वह मेरे पीछे-पीछे बस स्टैंड से बाहर निकल आया। एक मेरे बढ़ते कदमों पर कि बाबू साहब कहकर पूर्ण विराम लगा दिया। वह मेरे एन सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी तीखी निगाहें मेरे चेहरे की थी। उन आँखों में विद्रूप और घृणा का असीम पारा उमड़ रहा था। उसने अप्रत्याशित ढंग से बोलना शुरू कर दिया, आज औलाद वाले नहीं हो, डाका क्यों न डालते।
भी क्यों न मांगते और पीते हया हम कुछ न हैं हुई फकरवा दयो होतो तो दिलखाने में चक्की पीसते बाल बच्चे हरकन पे भीख मांगते नजर आवती लानत है ये बेमाई पर वह एक क्षण अपनी उखड़ती सांस संभालने के लिए ठहरा और मेरा मखौल उड़ाते हुए बोला बटवा लेके आगे तो ऐसे जा रहे हैं ज्यों बड़ी मकसद की कमाई भलाई होगी कबू मसाले से कमाए के खाए हैं तुमने उसके माथे की नसें तन गई थी गर्दन पर नसों का मोटा जाल फैल गया था सूखो चेहरा उत्तेजना में अत्यंत भयंकर दिखाई पड़ रहा था मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं उससे कैसे निपटूं मेरे कुछ भी करने या कहने से पहले उसने झपट्टा मारकर बटुआ मेरे हाथ से छीन लिया और उसमें से रुपए निकालकर मेरे मुंह पर मारी बटुआ अपनी गिरफ्त में लेकर वह बड़बड़ाया तो जैसे कसाई तेजे उम्मीद भी न है के बा गरीब के कागज पत्तर ई लौटाल देगो काई तरिया अब इनने मैं ई वापिस करूँगा उसका आगे बोलना रुक गया वह लगा मैंने महसूस किया कि मेरा गला खुशक हो रहा है मेरी आंखों और सिर से आग की लपटें सी निकल रही थी और वह भी एक ऐसे आदमी के सामने जो शायद कभी और वक्त में मुझसे घरेलू नौकर रखने की प्रार्थना करता तो मैं उस ध्यान तक न देता